नमस्कार, धर्मशाला से मैं शिवा पंचकरण आप सब दर्शकों का, मेहमानों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद के एपिसोड नंबर 551 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की परिस्थितियाँ अभी जो है ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम कोरोना नामक इस महामारी से जो है उभर रहे हैं। और इस महामारी के काल में इस नकारात्मक जो ये सारा माहौल बना हुआ था, उस माहौल में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी ने एक सकारात्मक माहौल जो है वो तैयार किया अपने इस साहित्य कला संवाद के कार्यक्रम से, जिसमें लाइव आकर आप सबने तरह-तरह के हमारे बहुत ही बेहतरीन हिमाचल के, ना केवल हिमाचल बल्कि अपितु पूरे भारतवर्ष के बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार, कलाकार जो आप सबके साथ रूबरू हुए, जिन्होंने आप सबके साथ बातचीत की और अपने विचार रखे। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब फिर आपके सामने उपस्थित हैं और ये जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा, जब तक कि ये कोरोना की जो परिस्थिति है पूरी तरह जो है वो काबू में नहीं आ पाती। कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का, जिन्होंने लगातार ये जो कार्यक्रम है ये चलाए रखा और उसके साथ ही मैं पर्दे के पीछे सारा काम सँभालने वाले और कभी-कभी पर्दे के सामने आकर हमें अपने दर्शन देने वाले यानी कि हितेंद्र जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ये सारा कार्यक्रम जो है वो सँभाला हुआ है। अकादमी ने ये एक हवन शुरू किया था, मैं हमेशा कहता हूँ, और जिसमें कभी-कभार हम सभी को आहुति देने का अवसर मिलता है और आज मुझे फिर से इस बड़े हवन में जो ये सकारात्मकता पूरे प्रदेश में जिस कार्यक्रम की वजह से हो रही है, चल रही है, उस कार्यक्रम में आहुति देने का अवसर मिला है और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं हमारे हिमाचल के बिलासपुर से संबंध रखने वाले वरिष्ठ साहित्यकार जय नारायण कश्यप जी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना समय जो है हमें दिया और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। जय नारायण कश्यप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। अ, इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा परिचय जो है देना मेरा दायित्व बनता है कि आज जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, हालाँकि उनके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बताना मेरा दायित्व बनता है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जय नारायण कश्यप जी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं और लिखने का इनको शौक है, यदा-कदा लगातार लिखते रहते हैं। अभी हाल ही में इनकी बहुचर्चित पुस्तक उल्लूकपुर का जो साम्राज्य है वो हाल ही में हम सबके हिमाचल सामने कला आई और संस्कृति चर्चा में रही थी। अकादमी और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अकादमी के कुछ ना केवल साहित्य, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फ़िल्मी जगत हो। बहुत सारे विषयों से इनका जो है जुड़ाव रहा है और बहुत सारे विषयों पर इनकी पकड़ है। तो जयनारायण कश्यप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जयनारायण जी, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे जो जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपसे आपके ही जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो लेखन का सिलसिला है, ये किस प्रकार शुरू हुआ और ये जो लेखन आपने अभी हमारे सामने बहुत चर्चित पुस्तक आपकी आई है, तो ये सब कुछ किस प्रकार शुरू हुआ? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपने रिटायर होने के बाद ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़्यादा समय जो है लेखन को देना शुरू किया। तो ये किस प्रकार लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार शुरू हुआ? जी। अ, जयनारायण कश्यप जी, आवाज़ आ पा रही है? अम, मुझे लगता है किसी कारणवश उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। उनको आवाज़ नहीं आ पा रही है। खैर, जयनारायण कश्यप जी, जैसे ही हमारे हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये जो प्रश्नों का सिलसिला है और ये जो हमने बातचीत करनी है, ये सारी बातचीत हम जो मुझे है वो आवाज नहीं शुरू सुनाई करें। दे रही है। जी, मुझे लग रहा है आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, इसीलिए शायद ये जो है परेशानी हो रही है। एक बार अगर आप ईयरफ़ोन उतार के देख लें, तो मुझे लगता है आवाज़ आ पाएगी। अ,
ऑनलाइन कार्यक्रमों में दरअसल हम एक फायदा देखते हैं ऑनलाइन कार्यक्रमों का। सबसे जो बेहतरीन फायदा हमें देखने को मिला, वो ये रहा कि हम पूरे भारतवर्ष के जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बहुत जिन्होंने अलग-अलग विधाओं में बहुत बेहतरीन जो है कार्य किया है, उन सबसे रूबरू हो पाए, उनसे संवाद कर पाए, उनसे प्रश्न कर पाए, जो कि ऑफलाइन कार्यक्रमों में जब प्रत्यक्ष रूप में हम लोग बैठते थे, तब इतना नहीं हो पाता था। लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रमों की वजह से ये सब जो है संभव हो पाया है और आसान हो पाया है। लेकिन कहीं न कहीं हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई छोटा-मोटा नकारात्मक पक्ष भी रहता ही है। तो मुझे जो लगता है ऑनलाइन कार्यक्रमों का सबसे जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि जो टेक्निकल थोड़े से फॉल्ट होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये रहता है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कार्यक्रम लगा हो, आनंद आ रहा हो और बीच में लाइट चली जाए। वो एकदम इंसान समझ नहीं पाता है कि अब करे तो क्या करे। तो ये थोड़ा-सा जो है परेशानी रहती है ऑनलाइन कार्यक्रमों में, लेकिन फिर भी परेशानियों का जो पार पाना है उसी का नाम ज़िंदगी है। और परेशानियों से मुझे लगता है हमने पार पा लिया है और मुझे लगता है जयनारायण जी को अभी मेरी आवाज़ आ रही है। तो हाँ, अब मैंने आई है। अभी अपने दर्शकों को कश्यप जी का परिचय करवाया और मैं कश्यप जी से सीधा सवाल पूछ रहा था कि कश्यप जी मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने जो लिखने का सिलसिला है, ये सब कुछ रिटायरमेंट के बाद आपने जो है जिस पे ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया। तो ये जो लेखन का सिलसिला है किस प्रकार शुरू हुआ? मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहता था। वास्तव में मेरा तो जो व्यवसाय है वो चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हूँ। मैं जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाता था। उसके बाद सरकारी सेवा में आ गया। तो सरकारी सेवा के दौरान 2010 में मुझे कुछ ऐसा समय मिला जब मुझे मैं कुछ लेखन का कार्य कर सकता था। तो लेखन के लिए तो शुरू से थोड़ा बहुत अ, प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी बचपन में कभी। तो ये जब फेसबुक का माध्यम आया, मीडियम आया, तो मैंने बच्चों से कहा कि मुझे ये फेसबुक जो है इसने आकर्षित किया कि ये बुक क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, ये फेसबुक ये नाम क्या है। तो मैंने बच्चों से आग्रह किया, मैं कहा मेरे को इसमें लाओ आप। तो ये ले आए मेरे को। फिर मैं थोड़े इन्होंने फ्रेंड्स सर्कल में मेरे को जोड़ा। उसके बाद मैंने जो लेखक लोग थे, एडिटर थे, समाचार पत्रों के या फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे या थिएटर से जुड़े हुए थे लोग, तो उनके साथ संपर्क बनाया और थोड़ा थोड़ा टू लाइनर बीच में कभी दो लाइनें डाल दी। तो उसमें कुछ लोगों ने प्रोत्साहन देना शुरू किया, जैसे सुभाषिस दास हैं झारखंड से, या कुछ और लोग हैं। तो ऐसे लिखता रहा। तो उसमें फिर मुझे जैसे फेसबुक में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लिखने में लेखन कर्म करता गया, तो मुझे संदीपन विमलकांत नागर जी, ये डॉक्टर सचला नागर जी के बेटे हैं, पद्म भूषण अमृतलाल नागर जी के दोहते। उन्होंने मुझे उठा के अखिल भारतीय कलाकार महासंघ था उसमें जोड़ दिया। तो उसमें मैं ये दो पंक्तियों के या चार पंक्तियों के या कुछ पंक्तियों की कविताएं ऐसी ये थोड़ी थोड़ी डालता था। तो उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक उल्लू की पोस्ट कोई बीच में चित्र कहीं से लेके नेट से लेके वो डालना आरंभ किया, और उस पे एक आधा पैराग्राफ कोई डाल वो लिखता गया। तो धीरे धीरे वो कहानी आगे बढ़ती गई और 30-40 जब एपिसोड हो गए तो वो एक उसका एक सीरियल का सा प्रतिरूप बन गया। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि ये किताब कहाँ मिलेगी। जो वहाँ रविशंकर मिश्रा जी थे, महानगर मेल के चीफ एडिटर, बॉम्बे और दिल्ली से वो प्रकाशित होता था। तो जब उन्होंने पूछा कि मैं कहा बुक तो कहीं भी नहीं है इसकी, ये मैं डेली लिखता हूँ और डेली डालता हूँ। मोहम्मद शाहीन जी भी रातों रोज पढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें इसको टुकड़ों में पढ़ने का आनंद नहीं आ रहा है, हमें आप इसको बुक शेप में लाइए। तो तब फिर ये मैंने वहां से ये जो अपनी ये कॉपीराइट ऑफिस है वहाँ इसके लिए अप्लाई किया। तो कॉपीराइट ऑफिस ने फिर मुझे 2 मास का समय दिया कि ये जो वर्क है आपका इसको सबमिट करो 2 महीने में। तो 2 मास में फिर ये सारा जो उपन्यास था, ये उल्लूपुर का साम्राज्य, ये लिखा गया, वहां सबमिट हुआ, इसको कॉपीराइट मिला। और जब कॉपीराइट मिला तो कॉपीराइट तो मेरे ख्याल ये कोई 2013 या 14 में मिल गया था। लेकिन इसके प्रकाशन भी स्वयं ही किया। तो प्रकाशन में आते आते थोड़ा समय ज्यादा लग गया और ये 2018 में प्रकाशित हुआ।
और 18 में ये, तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फिर उसके बाद अलग मैंने जितना भी लिखा है वो फेसबुक पे ही लिखा है। उसके बाद जो मैंने एक और सफर लिखा उपन्यास, वो भी फेसबुक पे लिखा है। उसके बाद लच्छू अकेला क्यों मरे, उसके बाद कलयुद्ध, उसके बाद टाट के 52 पत्ते, इस और आजकल लोटा बेपेंदा बेपेंदा ही या लौटा, इस तरीके से 5, ये छठा उपन्यास है जो मैं लिख रहा हूँ। और ये ओपन है, मतलब फेसबुक पे सारे पढ़ चुके हैं इनको जो मैंने लिखे हुए हैं, और उन पे उनकी प्रतिक्रियाएं भी आई आई हैं लगातार। तो इस तरह से मेरा इधर आना हुआ। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सफर है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि ये न केवल आपके साथ, मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं के साथ भी, और लगभग जितने भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, सोशल मीडिया से पहले जानकारी जो सीखना होता था बहुत मुश्किल होता था, हमें जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन फेसबुक के माध्यम से हर किसी के पास एक अपना पर्सनल मंच आ चुका है। आज व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मंच नहीं है। एक फेसबुक एक अच्छा माध्यम जो है बन के उभरा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फेसबुक के माध्यम से अभी आपने जैसा कि बताया कि आपका लेखन जो है लगातार फेसबुक पर वो लगातार चलता रहा। लेकिन मुझे लगता है हमेशा व्यक्ति के मन में एक प्रश्न रहता है, खासकर साहित्यकार के मन में, कि जो मैंने रचना लिखी है, वो रचना जो है हाँ। किस प्रकार की है? कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ? तो आपके मन में भी ज़रूर ये रहा होगा फेसबुक पर लिखते हुए भी। तो कब जैसे आपको लगा कि नहीं, अब जो मैं रचनाएँ लिख रहा हूँ, मैं बहुत बेहतरीन कर रहा हूँ और बेहतरीन कर सकता हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं है, आप वरिष्ठ हैं और अनुभव जो है साहित्य में सबसे बेहतरीन जो होते हैं, सबसे बेहतरीन अनुभव होते हैं जो सिखाते हैं। तो आपके पास अनुभव तो भरपूर था, लेकिन फिर भी आपको खुद पर जो ट्रस्ट होता है वो लाते समय लगता है। तो आपको ऐसा ये कब लगा कि हाँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ बेहतरीन? वास्तव में ऐसा है, जब मैं फेसबुक पे आया तो फेसबुक पे मैंने जितने फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग जोड़े वो सारे प्रबुद्ध लोग थे। उनमें से बहुत से लेखक भी थे, एडिटर्स थे, थिएटर से जुड़े लोग थे। तो उनमें जैसे मोहम्मद शाहीन वगैरह है, नाटकों से जुड़े हुए हैं, सुल्तान अहमद रिजवी जी हैं, और ये संदीपन विमलकांत नागर जी हैं। खूब ये सारे लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने खूब बढ़ाया इनको। जैसे आजकल ये हमारे मनोहर खुशलानी जी हैं, ये एनएसडी में सारे प्रोफेसर हैं, जुड़ चुके हैं वहां से। तो जब इनकी प्रतिक्रियाएं आई और टिप्पणियां इनकी कोई खूब वो डीप जाके लिखते थे वो टिप्पणियों में, और उसका सब कुछ कहीं कमी होती थी वो भी बताते थे। तो वो लगातार चलता रहा, उसमें मुझे पता चलता रहा मैं कहाँ कितना कहाँ हूँ। तो जैसे अब शरद पगारे जी हैं, जिनको अभी ये सम्मान मिला, के बिरला सम्मान, उनकी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी एक आया, वो भी, ये लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे डॉक्टर अचला नागर हैं, वो अखिल भारतीय कलाकार महासंघ में जब मैंने कोई कविता लिखी तो उस पे उनका टिप्पणी आई कि बहुत बेहतर है। तो जब ऊंचे जो पहले पूर्व प्रकाशित लोग हैं, उनकी जब टिप्पणी आती हैं तो अपने को थोड़ा सा लगता है ऐसा कि मैं लिख रहा हूँ। बाकी तो मेरा कर्म जो है वो सारा ओपन है, मुझे छिपा कुछ नहीं है। मतलब मैंने फेसबुक पे भी जितनी पोस्टें डाली वो ऐसी नहीं डाली कि मैं ये प्रकाशित हो गया, ये प्रकाशित हो गया। मेरा खुला लेखन है, वहाँ लिखते हैं लोग, पढ़ते हैं उसको, और उसके पे प्रतिक्रिया अपनी लगातार देते चलते हैं। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है युवाओं के लिए भी प्रेरणा है कि किस प्रकार जो है आप चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सामने है, लेकिन इस्तेमाल तो इन दी एंड जो है वो हमें ही करना पड़ेगा। भगवान खाने का प्रबंध कर सकता है, लेकिन जो खाना है वो खुद ही निकालना पड़ेगा। ख़ैर, मैं आपकी जो बहुचर्चित पुस्तक है उल्लूकपुर का साम्राज्य, उस पे बातचीत करने से पहले आपकी कविताएँ, क्योंकि मैंने आपकी कविताएँ पढ़ी हैं और मुझे सच में बहुत आनंद आया। लेकिन कहते हैं कि लिखने वाले के मुँह से जो अन्न है, वो स्वयं पढ़ के नहीं आ सकता। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे और हमारे दर्शकों को अपनी रचनाएँ हैं, 1-2 रचनाएँ हैं, वो सुनाएँ। मेरा आपसे आग्रह है। कुछ आवाज टूट के आ रही है, लेकिन अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मैं अपनी कविता सुनाने से पहले अपने चाचा जी, जी, जो हमारे चाचा जी जो है ना, वो भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, गीत भी लिखते थे, जी। वो म्यूजिक भी देते थे। तो
उसके उनका एक बिलासपुर जो हमारा भाखड़ा बांध के कारण जल में समाया है, उसके ऊपर बिलासपुर के ऊपर उन्होंने एक गीत लिखा हुआ है। ये आकाशवाणी से भी आता था। तो उसको मैं थोड़ा सा पंगे लेने वाला आदमी हूँ। मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, संगीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सर्वप्रथम मैं उनकी रचना पढ़ूं, उसके बाद मैं अपनी रचनाएं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा सा लय में बोलूंगा, अगर आपको तक आवाज आ रही हो। जी इत्थी पुथी टोळदा, इत्थी पुथी टोळदा, हाउ आखी का, या अभी उसमें नहीं आ रहा है, ये थोड़ा तरन्नुम में थोड़ा जी जी इत्थी पुथी टोळदा, आऊं अखी क्वाड़ी फिरदा, ओ मेरा शहर बाजार पुराना लो, मिंजो कितनी मिलदा, कितनी मिलदा, इथी उथी टोळदा, इथी उथी टोळदा, बड़ पिपलारियां छावां, नालू नाणारियां थावां, बड़ पिपलारियां छावां, नालू नाणारियां थावां, ओ मस्त मलंगी से चैनारा ज्यूणा, ओ मस्त मलंगी से चैनारा ज्यूणा, कितनी मिलदा, कितनी मिलदा, इथी उथी टोळदा, त्यागा पण्यांदारा मिलना, अखियां ने तन मन खिलना, त्यागा पण्यांदारा मिलना, अखियां ने तन मन खिलना, ओ रोज की रौनक रोज का मेला, रोज की रौनक रोज का मेला, कितनी मिलदा, कितनी मिलदा, इथी उथी टोळदा, परबां प्यारां रियां न्यालां, नात्यां मित्रां रियां पालां, परबां प्यारां रियां न्यालां, नात्यां मित्रां रियां पालां, से संतोख से खेळा पोळापण, से संतोख से खेळा पोळापण, कितनी मिलदा, कितनी मिलदा, इथी उथी टोळदा, आऊं अखी क्वाड़ी फिरदा, ओ मेरा शहर बाजार पुराना लो, मिंजो कितनी मिलदा, कितनी मिलदा, आऊं अखी क्वाड़ी फिरदा, इथी उथी टोळदा। ये थोड़ी सी ऐसे थी, अनाड़ी एक प्रयत्न था। तो आप अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी ये कविता बहुत ही बेहतरीन। और मुझे लगता है आपको कई बार हमें अपनी प्रतिभा का पता नहीं होता है, और कई बार हम सरप्राइज करते हैं, और मैं खुद सरप्राइज हुआ कि आप इतना अच्छा गा लेते हैं और आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। खैर, नहीं, साथ में मेरा आग्रह रहेगा कि आप साथ में ही अपनी कविताएं भी जो है वो हमें सुनाएं। ये कविता जो है काफी पहले लिखी थी मैंने और शुरू की, समझो आप। तो इसमें थोड़ा अलग विचार है। जैसे हम दीन को आमतौर पे जी उसको सहायता करते हैं, उसको उठने में मदद करते हैं। तो क्योंकि मैं मेडिकल से संबंधित हूँ,
तो इसमें मैंने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा है। दीन को दया का दान न दो, संबल बनो। दीन को दया का दान न दो, संबल बनो। दो आवाज उठे वो चले, दो आवाज उठे वो चले, अपने हाथों पैरों चले, बहे रक्त फिर उसकी शिराओं में, धमनी फिर धक धक जोर चले, बहे मन में लहर, मुझे उठना है, अपने ही जोर से चलना है। ये दीनहीन सी गिरती नजर जो पड़ती है उससे हो बेअसर, उसे चाहिए वो पीड़ा जो तड़पाए उसे, उठ जाए लहरें हिलाए उसे, उसके जोड़ों जोड़ों में एहसास जगे, उठना है मुझे, जगना है मुझे। देखे हैं मैंने कई मंजर, वीर बने कई खा खंजर, रोगों से लड़े वो अपने जोर, जहां हार गई थी वेतन की डोर। हैरान थे डॉक्टर रिश्तेदार, वाह क्या बात है मेरे यार, दी हार संभाल तूने मौत को दी, दिया ईश्वर ने तुझको फिर जीवन यार। अपने से ना जाना तुम कभी हार, अपनों से ना जाना तुम कभी हार। धन्यवाद। ये क्या बात है, बहुत 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 सुंदर। और मैं कह सकता हूँ न केवल साहित्यकार जो डॉक्टर है वो भी हमें इसके माध्यम से दिख रहा है, और आपका जो चिंतन है वो कविता के माध्यम से जो है हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेहतरीन रचना हमको सुनाने के लिए। मैं बातचीत करना चाहूंगा आपकी पुस्तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिला था पुस्तक को पढ़ने का, तो जानना चाहूंगा, क्योंकि अपने आप में आपने पुस्तक को जिस प्रकार लिखा है और जिस प्रकार उसमें पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ज्यादातर इंसान, और जब हम जानवरों की बात करते हैं तो हम कहानी की तरफ चले जाते हैं कि ये बच्चों वाली कहानी है, लेकिन उल्लूकपुर का साम्राज्य अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जो रचना है वो पेश की है। मैं पहले तो जानना चाहूंगा कि आप खुद पुस्तक के बारे में बताएं। ये जो उल्लूकपुर का साम्राज्य है, लगता है थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट। जी जी। ये उल्लूकपुर का साम्राज्य जो है, मैंने ये सोचते हुए लिखा है कि जैसे हम अपना जीवन जीते हैं तो हम सारी प्रकृति को बांचते चलते हैं, पशु पक्षियों का व्यवहार, पेड़ पौधों की तरफ देखते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे खिलते हैं, कैसे फल आते हैं, कैसे झड़ते हैं। तो मन में आया कि ये जो उल्लू हैं या पशु पक्षी हैं, ये भी तो सारे अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीके से जी रहे हैं और सारी प्रकृति को आंकते हैं। प्रकृति को उनमें पशु पक्षी भी आते हैं और मनुष्य भी आता है, तो हमें भी तो देखते होंगे, वो हमारा भी तो आकलन करते होंगे वो। तो उस विचार से ये मैंने जो उल्लूकपुर का साम्राज्य है ये लिखना आरंभ किया। तो उल्लूकपुर का साम्राज्य लिखने के लिए पहले तो मुझे परकाया प्रवेश करना पड़ा। मैं पशु क्या समझते हैं, क्या हमारे बारे में सोचते हैं, वो तब तक नहीं मैं उसको सोच पा सकता था जब तक कि मैं उनके जीवन में भीतर ना जाऊं। तो मैंने पहले तो मैं समझो आप 3-4 महीने में उल्लू बना घूमता रहा। उल्लू, इसमें दूसरे पात्र हैं चमगादड़, उल्लू और चमगादड़ में घूम के फिरता रहा उनके बीच में। तो उल्लू कैसा कि वो रात को उठते हैं, रात को ही उनका जीवन होता है, रात को ही चलते हैं। तो रात को मनुष्य के मोस्टली जो हैं वो हमारे भ्रष्टाचार से युक्त कार्यक्रम होते हैं जितने भी हैं। दिन में हमारे जो हैं वो, क्योंकि और लोग भी देख रहे होते हैं, तो हम दिन में थोड़ा सा संयत होके चलते हैं, रात को हमारा व्यवहार कुछ और हो जाता है। तो ये उल्लू जो हैं उन्होंने हमारी ये वो साथ चलते चलते हमारे उटंकना करते चलते हैं फिर हमारे, और उसी के ऊपर उनका व्यवहार कैसा है, आपस में वो बतियाते कैसे हैं। तो इसके बारे इस ऐसा इस उसमें लिखा है मैंने साम्राज्य में। ये प्रतीकात्मक है। जो हम बातें अपने समाज के बारे में खुल के नहीं बोल सकते, जैसे कोई नेताओं के ऊपर उटंकना या किसी अपने रिश्तेदार के ऊपर उटंकना, किसी समाज में गलत होते हुए उस पर उटंकना जब करते हैं तो कई बार शत्रुता पैदा हो जाती है। तो उसके बजाय प्रतीकात्मक एक साधन ऐसा है कि ताकि दूसरे को समझ भी आ जाए और हमारी कोई उसमें दुश्मनाई भी ना हो। तो ये एक प्रतीकात्मक, रहस्यात्मक, व्यंग्यात्मक उपन्यास है
और इसमें काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया गया है और संतासी के रूप में भी है। बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं, जैसे जहाँ मेरे को आवश्यकता पड़ी कि उल्लुओं को सुरंगें खोदनी पड़ेंगी, तो उल्लू सुरंगें आपस के लिए वो छोटी मोटी सुरंग तो खोद सकते हैं, लेकिन जहाँ मानव का भी प्रवेश होता हो तो उससे, या बड़ी आकार की सुरंग खोदनी हो, तो वहाँ कैसे जाएंगे। तो उसके लिए कुछ पात्र अलग से चुनने पड़े। जैसे उसके लिए मैंने सेही को एंटर किया। ये जो शाही परकोपॉइन है, ये थोड़ा आसानी से ये खोद लेती है, जमीनों को गहराई से निकाल लेती है। तो जैसे ही उसके लिए मैं एक पात्र, मेरे को जैसे कहीं आग लगाने की आवश्यकता पड़ी, तो पशु पक्षी कैसे आग लगाते, तो उसके लिए मेरे को पात्र चुनने पड़े। तो उसके लिए मैंने एक उल्कामुख गीदड़ का निर्माण किया, जो जिसके मुंह से आग निकलती है। तो ऐसे ही मुझे सबसे पहले तो ये उल्लू के बारे में लिखना है या पशु पक्षियों के बारे में लिखना है, तो मुझे सबसे पहले तो नामकरण जो थे, वो नामकरण इस हिसाब से रखने थे कि वो जो मानव समाज से ना है, मानव समाज में जितने नाम हैं वो ना आए, ऐसी मेरी कोशिश है। तो लगभग इसमें कुछ 100 के करीब नाम है। तो वो नाम सारे मेरे अपने बनाए जी हुए हैं। ये नाम लिखने का मेरे को जो अनुभव है, ये वास्तव में जब मैं अपनी फार्मेसी चला रहा था, कश्यप आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो उस समय मुझे अपने प्रोडक्ट्स के, जो हमारे अपने प्रोपराइटरी प्रोडक्ट्स थे, जो कोई दूसरा नहीं बनाता था, हम ही ने बनाने होते थे, जी तो उसके लिए मैंने नाम अपने आप रखे हैं। तो नामकरण कैसे किया जाता है, इसके लिए भी मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं। तो जैसे सेल्समैनशिप है, एक बुक, अमेरिकन बुक थी, वो 400-500 पेज की, कि सेल्स कैसे करते हैं। तो अपने आप को, अपना जो आपका व्यक्तित्व है, उसको सामने कैसे लाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने नाम कैसे रखे जाते हैं। जैसे कोडक वालों ने कैसे नाम रखा, तो ये जो जी आसानी से किसी को वो कैच भी कर सके नाम, वो पॉपुलर भी हो सके, लोगों की जुबान पे भी चढ़ सके, तो उस तरीके से मैंने ये, जैसे अब ये उल्लू है क्षुद्र केसी, तो उसके बाल छोटे हैं, खड़े रहते हैं, पंख पंख जैसे बच्चे रखते हैं कई पंख आकार के, वो सीधे खड़े को बाल होते हैं, तो उसी प्रकार के, उसी किसी के लंबे बाल हैं तो झालर केसी, इस तरह से ये सारा नामकरण इनका किया। और इसके वो फिर ये सारा उसके बारे में लिखा कि ये जो हम लोग जो हैं, हम लोगों ने अपने जो मित्र हैं और शत्रु हैं, वो भी गलत चुन रखे हैं। जैसे हमने अपना शत्रु ये मोर को चुना है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो मोर फसलों का नुकसान करते हैं। चूहे हैं, जैसे उल्लू को हमने एक बुद्धू मान लिया, बहुत बुद्धू पक्षी है, और ये उससे भय खाते हैं, हम डरते हैं, जबकि उल्लू जो है एक शर्मीला जानवर है। और उल्लू जो है वो चूहों को आहार है, चूहे आहार है उल्लू का। तो हमारा वो वास्तव में मित्र है। तो ये जो उल्टे हमने अपने दोस्त मित्र चुने हैं, उनके बारे में भी लिखा है। तो ये काफी अब जो पढ़ेंगे तभी थोड़ा सा इसका, और थोड़ा थोड़ा मैं, अगर चाहेंगे आपको, तो बीच बीच में आपको इसके बारे में बोलता रहूंगा। मैं बिल्कुल मैं सुनना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक की चर्चा की है और ये पुस्तक चर्चा में रही है। तो मेरे मन में बिल्कुल पुस्तक को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मैं एक और पक्ष, क्योंकि कश्यप जी साहित्यकार ये हमारे सामने है और बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन कश्यप जी बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। ये पक्ष मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं वैसे आपसे प्रश्न तो पूछना ही चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले हितेंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो आपकी कला है वो हम सबके सामने आए, हम देखना चाहेंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा हितेंद्र जी से, बहुत ही सुंदर जो पेंटिंग है ये आपने बनाई है। और क्या बात है, ये हमारे दर्शक की ये सारी रचनाएं जो जयनारायण कश्यप जी ने खुद बनाई हैं और उसे देख पा रहे हैं, और किस प्रकार कल्पना की जाती है, किस प्रकार जो कलाकार है वो क्या सोचता है रचना के पीछे। क्योंकि हम किसी अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन रचनाकार ने क्या सोचकर रचना की है वो इन चित्रों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। कितनी खूबसूरती से जो अपने मन की भावनाएं हैं उनको पन्नों पर उतारा है जयनारायण जी ने। और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर, क्या बात है! बहुत सुंदर। वाह! ये वाली मैं इस पे तो मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे जो बात है वो क्या है? बहुत सुंदर। वाह!
इस कविता पे इस जो पेंटिंग है इस पे कविता भी लिखी है। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले, क्योंकि आपने बात बताई है, तो सबसे आखिर वाली कला से, आखिरी वाली पेंटिंग से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो कविता क्या है, वो कविता हम सब सुनना चाहेंगे जो इस पेंटिंग पर जो है वो आपने लिखी है। और बहुत बेहतरीन अपने आप में कि आपने खुद पेंटिंग बनाई है, उसके बाद आपने लिखा भी है, क्योंकि कलाकार कि वो लिख कर नहीं पाते कि इसके पीछे वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप बता थोड़ा सा सकते हैं कि इसके पहले पीछे की वजह क्या है और ये पेंटिंग। थोड़ा थोड़ा सा मैं इससे जी पहले आपको पेंटिंग के बारे में कैसे आया आप दोबारा, ये वास्तव में मेरा शौक जो था ये बचपन का है। मैं स्कूल में पेंटिंग जो मेरी ड्राइंग जो सब्जेक्ट था, उसके बाद पेंटिंग लगभग छूटी गई। अब मैं एक स्टेज बस एक ग्रुप है, मनोहर खुशलानी जी उसको चलाते हैं। तो उसमें ये युवराज शर्मा जी हैं, वो बहुत अच्छे नाटककार हैं, वो भी उसमें प्रोफेसर है एनएसटी में, वो उसमें पढ़ाते भी हैं और नाटककार भी हैं। तो वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। तो उस ग्रुप में उन्होंने वो अपनी पेंटिंग वाटर कलर पेंटिंग डालनी आरंभ की। तो उससे आकृष्ट होके वो उनको मैं बड़े भाई मानता हूँ, वो मेरे को छोटे भाई मानते हैं। तो उससे आकृष्ट होके फिर थोड़ी थोड़ी मैंने दोबारा पेंटिंग बनानी आरंभ की। ये जो पेंटिंग बनाई तो इसके ऊपर ये थोड़ी सी एक कविता है, इसको मैं बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, देख मेरे गुड्डे गुडियां जो छोड़ आई थी कोने, उनमें चकला बेलन चूल्हा चौका चिमटा कलछी और भगोने शाम के रखना। बाबा ओ बाबा, देख मेरे गुड्डे गुड़ियां जो छोड़ आई थी एक कोने, उनमें चकला बेलन चूल्हा चौका चिमटा कलछी और भगोने शाम के रखना। बाबा ओ बाबा, फिर आऊंगी अगले जन्म फिर ब्याह करूंगी, ना अगले जन्म फिर तुमसे लूंगी सांभ अमानत सांभ के रखना। बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, भटक रही हूँ जंगल जंगल, हुआ था जाने कौन मंगल, तेरा घर कोई छोड़ा ना था, पर जाने क्यों जला ही डाला। तेरा घर कोई छोड़ा ना था, दहेज भी कोई थोड़ा ना था, पर जाने क्यों जला ही डाला। बाबा ओ बाबा, भर के भी मर के भी अब भटक रही हूँ। बाबा ओ बाबा, मर के भी अब भटक रही हूँ, तेरा घर अब ढूंढ रही हूँ। तू अपने घर मिल ना पाया, सुना है तुमने फंद लगाया। बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, तू भी इस जंगल में ना हो, सोचा मंगल जंगल में हो, ढूंढ रहा हो कोई ठिकाना, पर देख मुझे हुआ मरे जमाना, और खूनी अभी मौज कर रहे, पर खूनी अभी मौज करे हैं। बाबा ओ बाबा, देख मेरे गुड्डे गुड़ियां जो छोड़ आई थी इको ने, उनमें चकला बेलन चूल्हा चौका चिमटा कलछी और भगोने शाम के रखना। बाबा ओ बाबा। बहुत ही धन्यवाद। बेहतरीन रचना कश्यप जी। और सच में ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बात होती है कि जो चित्र आपने बनाया है, जो भाव हैं, वो भी आप मतलब कितने बेहतरीन तरीके से हमें बता पा रहे हैं, तो अपने आप में वो चित्र अपने आप में और ज्यादा अहम हो जाता है, और ज्यादा जो है सुंदर हो जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि किसी और पेंटिंग जो अभी सामने आई, अगर किसी और पे भी आपने कविता इस प्रकार लिखी है, तो मैं सुनना चाहूंगा। न केवल मैं, मुझे लगता है जो हमारे दर्शक जुड़े हैं वो भी सुनना चाहेंगे, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा। और न केवल नहीं किसी केवल पेंटिंग पे, अगर आप आना चाहें तो मैं सुन सकता हूँ क्योंकि जो अनंत नहीं। रचना में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रश्न की बजाय मैं आपसे रचना ही सुनूं तो ज्यादा अच्छा है। जी हाँ तो स्वागत। रचना सुनाता हूँ, लेकिन वो पेंटिंग पे नहीं है, ऐसे सुनाता हूँ आपको। जी जी स्वागत है। ये एक कविता है, अ, अभी ये जी हिमप्रस्थ में आई थी। तो उसमें चट्टान थी, एक चट्टान को फाड़ के एक पौधा निकला है, एक वृक्ष जी चट्टान के दो हिस्से करके उसके बीच में से निकला है। तो ये उस पे रचना है। अंकुर तो निकाल धीरज तो धर, कोमलांगों को अस्थि सा कर,
अंकुर तो निकाल धीरज तो धर, कोमलांगों को अस्थि सा कर, दधीची हो वज्र सा संवर, इंद्र धरेंगे कर आगे कर, इंद्र धरेंगे कर आगे कर। है कौन सा प्रस्तर जो टूटेगा ना, है कौन पहाड़ जो फूटेगा ना, फिर बाधाएं ही होंगी तेरी ढाल, प्रस्तर रोकेगा कुल्हाड़ी की चाल, और प्रस्तर ही संजोएगा वर्षा जल, और प्रस्तर ही संजोएगा वर्षा जल। जड़ में बहेगा करता कलकल, हैरत से तकेगी पूर्वाकल, बिगाड़ूंगी क्या आंधी बनकर, जिनके इरादे पक्के होंगे निहारेंगे अपलक, जय हक्के बक्के होंगे। ये एक इस चित्र पे थोड़ी सी कविता है। हाँ, कुछ मैंने पहाड़ी में भी लिखी हैं कविताएं, अगर आप सुनना चाहें, बिलासपुरी में भी। वो कहते हैं, जैसा कि आपकी पुस्तक की समीक्षा करते हुए व्यसित जी ने भी लिखा है कि जो अनुभव करके जो लिखा जाता है, हालांकि ये बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकारों को मैंने कहते हुए सुना है कि जो अनुभव करके लिखा जाता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और सबसे बेहतरीन बात होती है कि जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, उनके पास अनुभव खूब होता है, और उस अनुभव को सुनने का जो आनंद है, वो आनंद जो है मैं आज ले पा रहा हूँ। तो स्वागत है पहाड़ी कविता के इंतजार कर रहा हूं। स्वागत है। ये कविता पहाड़ी में है, माँ पर है लिखी हुई। मेरा अंदर बाहर सब हमारा, जी स्वागत है। मेरा अंदर बाहर सब हमारा, जिस्म सुनहार सब हमारा, मन विच तुख दियां गल्लां रा, जो भी जवाब सब हमारा। मेरा अंदर बाहर सब हमारा, जिस्म सुनहार सब हमारा, मन विच तुख दियां गल्लां रा, जो भी जवाब सब हमारा। माऊरा था थर्मामीटर, माऊरा था थर्मामीटर, माऊरा था ठंडी पर हीटर, ताप सुरा कितना का, ये ज्ञान विज्ञान सब हमारा। किस दिन किस घड़ी कौन जम्या था, किस दिन किसरा आंदा सराद, किसरा जोड़ किसने जुड़ना, ये हिसाब किताब सब हमारा। किस दिन किस घड़ी कौन जम्या था, किस दिन किसरा आंदा सराद, किसरा जोड़ किसने जुड़ना, ये हिसाब किताब सब हमारा। किस बाल के जो बुत्तू पुत्तू, किस बाल के जो टिसमुंगरी, किस बाल के जो बुत्तू पुत्तू, किस बाल के जो टिसमुंगरी, किस बाल के जो मिठू सिठू, ये प्यार छितरिया सब हमारा। अब पुनी जाने अम्मा उपादा, मेरी माता जी शायद ही 5 पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे 10वीं तक वो मेरे से सुनती रही हैं पाठ। मुझे शायद कॉलेज जाके ये पता चला कि मेरी माता जो है वो अनपढ़ है, उन्हें पढ़ना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वो मुझसे सुनती रही है। तो उसके बारे में लिखा है कि आपको नहीं जाने माँ उपादा, पर होमवर्क किस जो क्या मिल रहा, किसते कान क्या किया सुनना, ये जांच पड़ताल सब हमारा। किसरिया टीना पर कौन बालक पत्थर मारदा राती जो, किसरिया गलिया कौन लफंटरी करदा, डंडा डंडिया सब हमारा। किस रोगेरी कुंजी दवाई, कुंजिया काड़ा माफी का, छोलिया का सोरुआ किस खंगा पर, तेल मलियास सब हमारा। अम्मा सारे गुण जान दी, अम्मा सारे गुर जान दी, बालकां रे क्या ता मालकां रे क्या, सुंड तलुए मिठियां मठियां, पात पड़िया सब हमारा। जेठ देवर और भाई भाभी, नंद नंदोई और बाबा सौरा, किसरी क्या जरूरत किती किती, सेवा भाव सब हमारा। अम्मा ते हैरानी एड़ी भई, सारिया जिमिया राठे का चक्कुरा, अम्मा ते हैरानी एड़ी भई, सारिया जिमिया ठेका चक्कुरा, हाड़ा लोड बस्तर पूजा, ये चौधर चदरिया सब हमारा। जय तेरी अम्मा कणी मां खम्मा, तेरी औरत च पलिए हर जन्मा, तू रहंदी चाहे सुरगे सतुए समान, मारा फिकर पकड़िया सब हमारा, मेरा अंदर बाहर सब हमारा। क्या बात है। ये बहुत माँ पर लिखी है। बड़ी छैल रचना कने उपरा ते अम्मा पर ता और ज्यादा स्वाद हुंदा कने मैं गलांदा अम्मा पर लिखना ना सारे ते करड़ा काम हुंदा। करड़ा का जो हुंदा कि हुण जियां गो मेरा भी करदा कि मैं अम्मा पर लिखा, पर अम्मा पर लिखना जेड़ा है ना सच्ची गल है कि तिस तियां ना बड़ा बारी जेड़ा है अनुभव चाहिदा। कने एक कविता जेड़ी है अपने आप दस्सा दी कि जेड़ा जिंदगी
अनुभव है सही ना पन्निया पर जेड़ा है कविता के रूप ने सामने आया है। तब मेरा थोने आग्रह रहना है कि एक अद कविता और पढ़िए क्योंकि पढ़िए च गल लगी ही है तो कने कने पढ़िए जी एक और कविता थोते सुनी ले। जी स्वागत है कि और ये सी पढ़ी ये कविता का। ये ऐसा है कि हम नए शहर में बस गए हैं। न्यू बिलासपुर टाउनशिप इसे कहा जाता है। ये भाखड़ा बांध में बिलासपुर जी का जो जी गोविंद सागर में चला गया, देश के लिए उसकी कुर्बानी रही। जी तो हमें, क्योंकि हम निचले शहर में, पुराने शहर में रहे हैं, तो उसकी याद बार बार आती है। तो उस पे ये पहाड़ी में एक जी छोटी सी कविता है। चिलदियां रहंदियां गुठियां मेरियां, स्वागत है। चिलदियां रहंदियां चिलदियां रहंदियां गुठियां हम्म, मेरियां, जां भी पित यादां दे रही 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 धुनकी बजदी। चिलदियां रहंदियां गुठियां मेरियां, जां भी कुहाड़ दे पित हाँ यादां दे। चिलदियां रहंदियां गुठियां मेरियां, जां भी कुहाड़ दे पित हम्म, यादां दे, रही 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 धुनकी बजदी। दगंदे तेड़दी जहरे दमागे रे, छप छप करदे चप्पू चलदे, किश्ती पौंदी दरिया विच, सतलुज डुबदा हौले हौले गोबिंद सागरे रेडिया विच। इड़की इड़की ज्यू मेरा रोए, पर कान पुजदा डेरिया पुखरी। देख मोया देरू, देख मोया मंदरू, बाबा बंगाली री गुमटी उभरी। नौ ता नाड़ू अज भी सुझदे, नाले ने नौ दे पतने ते, पर शहर बाजार बेड़ी काट बाहर नहीं आउंदे सदने ते। आली खड्डा रे पैंते डुबे, हाँ जिन्हें लंघाए थे आनगिन राई। आली खड्डा रे पैंते डुबे, चीने लंघाए थे अणगिण राई। परजा राज्यां रियां वरासतां डुबियां, धूड़ा परोखियां जो सानू सोने साई। खड़ा पाई बसंतिया, खरा मुइये गंभरीए, तुहें तो बैठी गए सुरगे जाई। आहें लटकोना मोने साई, तैंती तक जे मारी मिसल नहीं आई। चिलदियां रहंदियां गुठियां मेरियां, हम्म, जां भी कुहाड़ दे पित यादां दे, जां भी कुहाड़ दे पित यादां क्या क्या बात है। बहुत ही सुंदर रचना और वो भी उस बात को बताते हुए क्योंकि ये जो बात है खासकर हमारी युवा पीढ़ी के सामने क्योंकि ये बहुत पहले की बात है तो हम उतने इससे नहीं समझ पाते। हालांकि इसके बारे में पढ़ा है हम जानते हैं लेकिन उस प्रकार जो है हम समझ नहीं पाते लेकिन कविता के माध्यम से जब बात आती है तो इंसान उसके पीछे का जो मर्म उसके पीछे का जो भाव होता है उसको समझ पाता है। खैर अब आपसे रचनाओं की बात की है और मैं वापस आपकी पुस्तक यानी कि उल्लूकपुर का साम्राज्य की ओर जाना चाहूंगा और जो बातचीत आधी रह गई थी पुस्तक के बारे में मैं वो जानना चाहता हूँ। खासकर आपका पसंदीदा किस्सा उसमें क्योंकि आपने लिखी है और रचनाकार के लिए अपनी पूरी पुस्तक जो होती है वो बहुत होती है और उसमें हर चीज उसको पसंद आती है। लेकिन फिर भी कोई एक पार्ट कोई एक पेज कोई एक किस्सा होता है जिस जो उसके साथ बहुत उसके हृदय के अंदर तक उसके साथ जुड़ा होता है। तो उस किस्से के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी जी मुझे लगता है मेरी आवाज जो नहीं है वो वो नहीं वो अच्छा मुझे आ आवाज रही आई। है। मैं थोड़ा थोड़ा ये असल में मैं एक खास उसके बारे में सुनाना चाहता था। भाषाओं से संबंधित वो था जुड़ा हुआ, तो वहाँ मैंने रखा था, पर अभी कहीं वो चला गया पेज। तो देखता हूँ अगर मिलता है, अभी नहीं तो फिर दूसरा सुनाऊंगा मैं। भाषाओं से संबंधित था वो, उसमें मकड़ियों से वार्तालाप कर रहा है वो। उसने भेजा है किसी ने संदेश, गुप्त संदेश। तो चलो वो नहीं मिलता। तो ये मेरा विकास से संबंधित है कि हमारा विकास जो है, मैं ये ऐसे सुना देता हूँ मुझे, क्योंकि सब जबान नहीं याद है। मैंने ये बुक इसलिए लिखी है कि हमारा विकास जो है वो मिसडायरेक्टेड है। मिसडायरेक्टेड जी ऐसा कि हम जो विकास है वो विनाश के लिए कर रहे हैं। हमारा जितना विकास है वो हमारे इंसान के ही विनाश के लिए है। युद्धों के युद्धों को लेकर हमारा विकास है। तो परमाणु शस्त्र बनाए जा रहे हैं, कभी ना कभी तो चलेंगे। अभी जैसे अफगानिस्तान में घटना चक्कर चला, मान लो ये हमारे परमाणु अस्त्र, इनके बटन, इनका सारा भंडार अगर
उग्रवादियों के पास चला जाए, वो तो तहस नहस कर देंगे सारी दुनिया को। ऐसे ही अभी ये जो हमारे अभी कोरोना 19 का आया, ये लैब से लीक होके एक वायरस निकला, तो हम भी लगातार, ये कोई एक देश नहीं है, युद्धों के लिए केमिकल वेपन या ये बायो वेपन ये तैयार किए जा रहे हैं युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए। युद्ध को देखते हुए ये सारा करते हैं। ये तो उल्लुओं को भी ऐसा लगा कि ये जो रेती टीले में विनाश है, तो ये वो मिलने आए हुए हैं लोग, तो इसमें जो क्षुद्र केसी के सामने पेश होते हैं वो बोलते हैं, भीड़ में से एक बहुत सुंदर उल्लू खड़ी हुई और विलाप करते हुए कहने लगी, महाराज की हुजड़ू हुजड़ू। इसमें हुजड़ू शब्द आया है, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये हुजड़ू शब्द, जो उल्लू हैं वो जब बोलते हैं, अंधेरे में बोलते हैं, तो मोस्टली उनके इस पुकार को लोग उजड़ो उजड़ो से जोड़ते हैं। उजड़ो 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 ऐसे करता है, उससे भय का वातावरण पैदा होता है। तो वो मैंने उनका ये आपस में जैसे मिलते हैं तो उनका अभिवादन का ये हुजड़ू हुजड़ू रखा हुआ है। तो भीड़ में से ये एक सुंदर उल्लू खड़ी हुई और विलाप करते हुए कहने लगी, महाराज की हुजड़ू हुजड़ू। मैं एक ऐसी अभागन उल्लू हूँ जो मात्र 1 वर्ष की हूँ, राजकुमार घुंडी चोंच की सहेली हूँ। मेरी अभी अभी 15 दिन पहले रेती टीले में एक अत्यंत सुंदर युवक उल्लू छिनाल, जिसका नाम है, के साथ 2 मास की प्रूरी के बाद शादी हुई थी। ये प्रूरी शब्द पक्षियों में ये प्यार के लिए मैंने घड़ा है, अपना ही बनाया हुआ है, अपना ही आविष्कार है। तो वो 2 महीने की प्रूरी के बाद शादी हुई थी। दुर्भाग्य से मायके सुरंगाना आई हुई थी। ये सुरंगाना उल्लूपुर की राजधानी है, इसलिए विधवा गई। अच्छा होता वहीं रेती टीले में गल गल मर गई होती। इसका जो घर है, बसेरा है, वो रेती टीले में है, तो उसका पति वही है। ये बच्चे लेके अपने मायके आई हुई थी, तो मायके में अब ये विधवा हो गई है। इसका पति वहाँ परमाणु जो विस्फोट, जो हमने उसकी शक्ति टेस्ट करने के लिए परमाणु विस्फोट किया कहीं रेतीले मरुस्थल में, तो वहाँ वो तो, क्योंकि हम सिर्फ मानव की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, हम जहाँ ये विस्फोट करते हैं वहां देखते हैं मानव तो नहीं है। जैसे समुद्र के नीचे विस्फोट करते हैं, जमीन के नीचे विस्फोट करते हैं, लेकिन वहाँ और प्राणी भी तो हैं। समुद्र में मछलियां हैं और भी जीव हैं, वैसे ही रेत के नीचे और भी जीव हैं, मानव ही थोड़ी है। उल्लू हैं, सांप हैं, छिपकलियां हैं, वहाँ पता नहीं कितना जीवन है, तो उसका तो सत्यानाश हो जाता है। तो उसी बारे में ये बोलती है कि मैं वहां, अगर मैं विधवा हो गई, अच्छा होता वहीं रेती टीले में गलगर मर गई होती, मुझे ये संसार तो नहीं देखना पड़ता। 2 दिन के अंडे हैं अभी मेरे, दुख में जी करता है उन्हें अभी फोड़ दूं, मगर फिर हृदय फटा जाता है। कम से कम ये बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे ही शायद रेती टीले का वंश चला सके। मतलब ये जो रेती टीले में प्रजाति थी उल्लुओं की, वो सारी तबाह हो गई। वो स्पीसीज जो था उल्लुओं का, हाउल्स का, वो तबाह हो गया। तो ये जो मेरा तो मन करता है कि बिना बाप के इन 2 बच्चों को भी पैदा क्यों करूं, लेकिन फिर मेरा जो मन है वो बोलता है कि उस वंश के चलाने वाले हैं, तो इनको अवश्य में इनको फोड़ूंगी जब ये इनका समय आएगा, ये पक्के फूटेंगे। तो ऐसे ही 2 छोटे छोटे उल्लू और पेश होते हैं क्षुद्र केसी के सामने, वहां के हालात पेश करने के लिए। इतने में 2 छोटे छोटे उल्लू, जिनकी आंखें अभी पूरी नहीं खुली हुई थी, कहने लगे, क्षुद्र केसी महाराज, अभी हमें चुग्गा भी पूरी तरह निगलना नहीं आता। मेरा और मेरे जुड़वा भाई का नामकरण संस्कार भी अभी नहीं हुआ है। मेरे इस चितकबरे भाई को हल्का सा ज्वर था। मेरे पिताजी रेती टीले में चिकित्सक से सलाह लेने और गर्म रेती लेने गए थे। ये गर्म रेती उनकी चिकित्सा के लिए आवश्यक थी। माँ जंगल से नरम घोंगा लेने गई थी, तो उनकी भूख मिटाने के लिए जो उनकी माँ थी, वो जंगल में नरम घोंगा जो एक उल्लू के बच्चे खा सकें, निगल सकें, वो लेने गई थी। जैसे ही माँ को रेती टीले में हादसे का पता चला, माँ भी हमें समझाकर रेती टीले की ओर उड़ गई। रेती टीले में परमाणु विस्फोट हुआ है, तो उसका जो घर वाला है वहाँ था रेती टीले में, उसका विनाश हो गया, तो उसकी माँ जो थी वो वहां उड़ गई उन बच्चों को छोड़ के। तो लेकिन
वो वहाँ विकिरण का शिकार होगी, वहाँ जो परमाणु विस्फोट से विकिरण है उससे उसका शिकार होगी। अब हम क्या जाने विकिरण क्या होता है, हमको तो जी ये भी पता नहीं चुगा कहाँ से है। हुई 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 हुई, ये उनका रोने का स्टाइल है बच्चों का। तो जी ऐसे ही एक वनमा प्रतिनिधि मंडल है। वनमा ये मैंने लिया है जो मानव से उल्टा शब्द है, ये भी मैंने अपने आप बनाया है। मानव, मानव को अगर पलटा दें तो ये वनमा आता है। वनमा का अर्थ जी वन से आए लोग, यानी जो वन में रहते हैं, वन में जो मानव रहता है। तो ये सदा मानव जो जंगल में रहते हैं, अरण्य के रहने वाले लोग हैं, या जो हमारे बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में झगड़ा रहता है। तो वो जो वनमा है, जो ये ऐसे लोग हैं जो मानव है उसकी सोच से उल्टा है। वो प्रगतिवादी नहीं है, वो अपनी पुरानी परिस्थितियों में रहना चाहते हैं। तो वो जो मानव है उससे तंग है थोड़ा, तो वो याचना करते हैं। आप देखिए उसमें क्या बोलते हैं, इससे पहले कि उल्लू झपटते मनवा पांव में गिरे थे, याचना में बोले महाराज क्षमा, हमारा देश तो मानवों में जैसा है, पर हम मानव नहीं वनमा हैं। हम ना मानव जाति के प्रति परित्यक्त हैं। वो हमें कभी कभी वन मानुष या जाहिल भी बुला देते हैं। हम जन्म से सब मानवों के सब धर्मावलंबियों में जन्मे हैं, पर हमें हमारे धर्म प्रचारकों से भय लगता है। जिसकी इच्छा होती है हमारे विरुद्ध फतवे जारी कर देता है। कोई हमें काफिर, कोई मुजाहिदीन, कोई अनेश्वरवादी बोल देता है। कोई तो हमें कालू, गोरिल्ला, गुलाम की संतान बोल देता है। और अभय दान दें तो हमें उल्लू और गधा भी बोला जाता है। हालांकि ये सब उस मानव से लाखों गुना अच्छे हैं। महाराज, आज की सभा में केवल हमें ही सुना जाए, हमारी शिकायतों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। हमारे साथ मानवों के पालतू पशु पक्षियों का प्रतिनिधि मंडल भी है। कृपया उनकी शिकायतों पर भी ध्यान दें। हमें आपकी बहुत सी सभाओं में समय भी लगेगा, तभी सारा बखान हो सकेगा। हुजड़ू। अब इसमें क्या बात वनमा है। प्रतिनिधि मंडल भी है। एक आगे बिल्कुल। उनका सुनना चाहेंगे तो जी थोड़ा सा उसमें से भी। तो बिल्कुल, ये लेकिन वनमा मैं सबसे पहले बता जी आप पूरी बात कर लीजिए। जी ये वनमा प्रतिनिधि मंडल जो है उसको क्षुद्र कैसे बोलता है, फरियादी अब बोलो। तो वनमा प्रतिनिधि मंडल जो वो है वो बोलता है, महाराज हमारा मुखिया कोई नहीं, पर प्रवक्ता मैं हूँ। हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से निष्कासितता अनुभव कर रहे हैं। हमने जिस जिस धर्म में जन्म लिया है उसको मानते हैं, लेकिन जिस धर्म में जन्म नहीं लिया है उसे प्यार नहीं तो नफरत भी नहीं करते। हमसे हमारे ही धर्मावलंबी पूछते हैं, सिद्ध करो तुम वही हो, जिस धर्म में तुम जन्मे हो तुम वही हो। महाराज सच पूछें तो हम सब अलग धर्मों के होते हुए भी इंसान हैं। हम कैसे सिद्ध करें कि हम अलग इंसान हैं? और उससे बड़ा सच ये भी है कि हम वास्तव में उससे भी बड़े प्राणी मात्र धर्म को मानते हैं और सब प्राणियों को एक ही मानते हैं। वैसे तो जी हम जड़ चेतन में भी भेद नहीं मानते। हमें पृथ्वी का दर्द भी उतना ही महसूस होता है जितना कि अपनी माँ का। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर तुम जी दूसरे नहीं हो तो सिद्ध करो कि तुम पहले हो। पहला बोलता है कि ये देश तुम्हारा नहीं है, दूसरा भी बोलता है ये देश तुम्हारा नहीं है। अगर तुम कट्टर होकर हमारे साथ चलोगे तभी तुम हमारे हो, अन्यथा नहीं। अब बताइए हजूर, जो शांति से रहना चाहे वो कहाँ जाए, जो समझौतों से रहना चाहे वो कहाँ जाए? ऐसे वनमों के लिए कोई जगह नहीं। अगर हम विरोध में डट जाएं तो पहले और दूसरे दोनों मिलकर हमें मारने पर तुले हुए हैं। और ये दादागिरी केवल धर्म आधारित ही नहीं है, ये राजनीति से भी तरसा हुआ एक वर्ग हमारे साथ, जो केवल अपना कर्म करना चाहते हैं, किसी गुटमद्दी में नहीं पड़ते। उनको भी सभी दल धके आते हैं, वो भी आपकी शरण में आना चाहते हैं। वनमा फरियाद को जारी रखते हुए क्षुद्र केसी से अनुनय करने लगा। हमें पूछा जाता है तुम कौन हो? महाराज, धर्मों के द्वारा हमें शैशव में ही चिन्हित करने के बाद भी बार बार अपनी विश्वसनीयता विलग धर्मी के नफरतों में डुबोकर प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है। जब हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं तो बताते हैं यह काफी नहीं, अगर जमी पे रहना है तो गुलाम बनकर, आजादी तुम्हारा अधिकार नहीं। जगत के प्राणी तो उसके प्रयोग के या उपयोग के साधन मात्र है। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन। और आशा मैं क्या। बीच में क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको रोका भी, और मैं अपने दर्शकों से दरअसल साझा करना चाहता था कि जब जोधपुर से डॉक्टर रमाकांत जी ने इस पुस्तक की समीक्षा लिखी तो उन्होंने सबसे पहले शीर्षक में ही खैर बता दिया
किया था कि अपने अपने एक अलग तरह का उपन्यास है। और समीक्षा करते हुए भी जब उन्होंने बीच में बकायदा शब्दों को बताया कि किस प्रकार जो तोता है वो टैं टैं, और अभी आपने भी बताया किस प्रकार उल्लू जो है वो अपनी जो बात है वो करता है। तो ये अपने आप में नए तरह का प्रयोग है, और युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में कोशिश करते हैं लिखने की, काम करने की, उनके लिए सच में एक अच्छा नया तरीका है कि इस प्रकार भी प्रतीकात्मक रूप में नई चीजें जो है कही जा सकती हैं। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि जो समय की सीमा है वो भी हमारे पास कम है, तो मैं आपसे जाने से पहले ये सवाल जो है वो लेना चाहूँगा कि जो युवा हैं, जो अभी युवा जो हैं, जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इस पुस्तक को पढ़कर एक नया सोचने का तरीका, नए तरह से चीज़ों को सोचने का तरीका उनके सामने आएगा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कि किस प्रकार वो लिखें, किस प्रकार कार्य करें, और वो क्या कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं अपने, जो आपने अभी तक अनुभव अर्जित किया है, उसके अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? जी। युवा लोग जो हैं उनसे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आज के परिप्रेक्ष्य में युवा कुछ कर नहीं रहे। युवा बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो उनके अनुभव अपने हैं। मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक इकाई है। तो हम जितने भी लोग हैं जो हमारे से पूर्व में हुए या जो हमारे बाद भी आएंगे या जो अभी भी हैं, वो अपने आप में एक किताब है। तो बात है उसको एक्सप्रेस करने की, उसको प्रकट करने की, जो उनके एक्सपीरियंस है उसको बाहर लाने की। वो तभी हो सकता है जब वो प्रयास करें। तो इसके बारे में मुझे खुशवंत सिंह जी की एक पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि लिखना एक आदत है। हम लोग ये इंतजार ना करें कि हमारे बीच में कोई भाव आएगा तो हम तो लिखेंगे, या हमारे पास कोई अनुभव इकट्ठे हो जाएंगे तब हम लिखेंगे। उनका कहना था कि रोज प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा लिखना चाहिए। और 1 घंटा कब लिखना चाहिए? जब पेट खाली हो। अर्थात सुबह उठ के अगर लिखें जब पेट खाली हो, तो उस समय जो विचारों में शुद्धता होती है, तो वो उस समय जो लिखा जाता है वो बहुत अच्छा लिखा जाता है। तो अगर रोज लिखने की अगर अब हम अभ्यास करेंगे, तो ये आवश्यक नहीं कि जो रोज लिखा जाता है वो उपादेय हो। उसमें से बहुत सा ऐसा होगा जो हमारे काम नहीं आ सकता, जो उपादेय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो बचा रहेगा, जब उसको हम खंगालेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ उपादेय निकल के आएगा। इसके बारे में मुझे एक और साहित्यकार हैं, उनका भी कुछ वो उनके बारे उन्होंने जब लिखा, स्टेटस डाला था फेसबुक पे, तो मुझे अंतर्मन को छू गया है। वो मैं तो लगातार जो लिखता हूँ वो डायरेक्ट फेसबुक पे लिखता हूँ। फेसबुक पे खोल के वही लिखा और उसी में डाल दिया। तो मुझे बहुत जी। बार ऐसा लगता है कि जो मैंने लिखा है तो उसमें से बहुत सा कुछ ऐसा है जो अब काम का नहीं है। वो जिस समय लिखा, इस घटना को लेके लिखा, उस समय तो उसकी कीमत थी, लेकिन अब कीमत नहीं। तो एक बुद्धिनाथ मिश्रा जी हैं, तो उन्होंने जी। लिखा कि जो आप लिखते हैं उसको 2 साल तक अछूता छोड़ दें। 2 साल तक उसको ना कहीं प्रकाशित करवाएं, उसको छोड़ दें। तो 2 साल में जो समय है उस पर एक एसिड की तरह, तेजाब की तरह, क्षार की तरह काम करेगा। जैसे सोना अशुद्ध है, जी। उसको आपने तेजाब में डाल दिया, तेजाब में वो गला, जो उसमें से अशुद्धियां हैं वो निकल गई। अगर 2 साल के बाद भी आपको लगता है कि वो रचना जो है वो आज भी कालजयी है, वो टिक सकती है, उसमें गुण हैं, उसमें गुण अविशेष हैं, और वो रचना सदा के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है, वो आगे के लिए काम आ सकती है, तब प्रकाशनी में जाना चाहिए। तो ऐसे ही लगातार कहा, जो लोग हैं, खूब लोग हैं, उनको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और, ये अभी असगर वजाहत जी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, नाटककार हैं, बहुत वो तो सारे देश में। तो उन्होंने पीछे एक सीरीज लिखी थी, कहानी कैसे लिखी। कहानी जी। कैसे लिखी, तो जब उसके 1-2 शुरू के एपिसोड आए तो मुझे ऐसा लगा यार ये, तो मैंने जारी रखा उसका पढ़ना। तो वो वास्तव में ऐसा है, किसी भी दिशा में आपने जाना है, संगीत में जाना है, शिक्षा में जाना है, साहित्य में जाना है, तो आरंभ में तो आपको ABCD ही सीखनी पड़ेगी।
सारे गा मा जी ही बोलना पड़ेगा, आ आई ही सीखनी पड़ेगी, का खा गा ही सीखना पड़ेगा। तो जब तक आपने ये नहीं सीखा तो आप उसके आप उस बहुत अच्छा नहीं लिख सकते। तो अस्कर वजाहत जी की जब पहली दूसरी श्रृंखला के बाद तीसरी चौथी 9-10 लिखी थी उन्होंने कड़ियाँ, तो जब जैसे जैसे वो आती गई तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बोलते हैं कि पढ़ने से पहले लिखने से पहले साहित्य पढ़ना आवश्यक है। पढ़ना इसलिए आवश्यक जी है बिल्कुल। कि संसार में जब से साहित्य लिखा जाने लगा है, वहां से लेके अब तक लिखा जा रहा है, आगे भी लिखा जाएगा। तो जो कुछ लिखा जा रहा है वो अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि पूर्व में क्या लिखा जा चुका है, तो ऐसा ना हो कि आप वही लिखते रहें जो पूर्व में लिखा जा चुका है। तो आप लिखते जी रहें जो पूर्व में लिखा जा चुका है, फिर आपको ये अनुभव हो कि यार ये तो मैंने सारा समय वेस्ट कर दिया, मैंने ये सारा गंवा दिया, मेरे सारे प्रयत्न बेकार हो गए, तो उससे निराशा उत्पन्न होती है। जैसे अभी जब आजकल विद्युत है, विद्युत से भी आगे को जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक माचिस खोजता फिरूं, माचिस कैसे बनेगी, मोमबत्ती कैसे बनेगी, मैं मोमबत्ती को जलाने की आविष्कार करता रहूं, तो वो कोई इस समय तुक नहीं बनता है। तो इस तरह से जी साहित्य का पढ़ा जाना विशेष है, साहित्य को पढ़ना आवश्यक है, उसके बाद ही आप इस तरफ को अग्रसर हो सकते हैं। तो यही मेरा, जी मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ, तो ये छोटा मोटा जो मेरे में ज्ञान है वो मैंने लिखा। मैं अगर समय हो गया हो तो मैं जाने से पहले हिमाचल जी कला संस्कृति भाषा अकादमी का और डॉक्टर करम सिंह जी का जो सचिव हैं, हितेंद्र जी का, आपका वार्ताकार जो हैं जिन्होंने अच्छे से जो कुछ मैंने कर्म किया है उसको बाहर लाने का जो आपने इतना अच्छी तरह से साक्षात्कार लिया, उसके लिए धन्यवादी हूँ बहुत बहुत, और सादर जी प्रणाम। बिल्कुल। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि लिखना एक अलग काम है, लेकिन जो लिखते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है, चाहे वो लिखने का हो चाहे वो जीवन का हो। तो उनके सानिध्य में रहकर, उनके पास बैठकर, उनको सुनकर हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, जो हो सकता है मुझे 10 साल के बाद पता लगना हो, वो थोड़ा जल्दी पता लग जाएगा। तो ये मैं हमेशा, और इससे मैं बहुत खुश रहता हूँ। और यही मैं कहना चाहूंगा कि बहुत आनंद आया। जी आप कह लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा बोलने से अंत करने से पहले। जब आपसे मेरी बात हुई तो आपने शिवा नाम लिया, आगे का मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा वार्ताकार है, नियुक्त किया है किसी ने। तो लेकिन जब मैंने जी बाद में मैंने देखा, मैं कहा इस तो शिवा पंचकरण जी हैं, तो मैंने कहा यार मैंने तो बहुत गलती करी, वो तो बहुत अरे अच्छे लेखक हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ पीछे, आपने अरे वो डॉक्टर गौतम व्यथित जी को उसको भेंट किया, वो मैंने जी चित्र देखा था फेसबुक में। तो इसीलिए मैं आपसे मित्रता करना चाहता था, तो फिर मैंने आपको मित्रता संदेश भेजा था, रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने उसको स्वीकार करके मेरे पर उपकार किया है, अरे धन्यवाद सादर। गुरु, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है। और मतलब मेरे लिए बहुत गर्व वाली बात है कि आप वरिष्ठ, हम, मुझे लगता है कि युवा जो हैं वो इसी से ही चल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब तक हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, हमारा जो चलना है वो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सीखी हैं, आप लोग जानते हैं, और हमें सीखने की आवश्यकता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को इस विषय पर, इस मामले में मानता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज भी ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे वार्ता करने का अवसर मुझे मिला, और बहुत सारी चीजें जो है मैं सीख पाया। और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, अकादमी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में हम जुड़े, और बहुत सारी बातें, खैर समय जो है, वो समय की जो सीमा है वो हमें बांध देती है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें जो है वो छूट जाती हैं। लेकिन समय की सीमा है और उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो उसी समय की सीमा में रहते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी बातचीत और इतनी अच्छी बातें जो है हम सबके साथ साझा की। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपना समय देने के लिए। और साथ ही मैं अकादमी का, डॉक्टर करम सिंह जी का, हितेंद्र जी का,
और सभी लोग जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, और साथ सबसे ज्यादा हमारे दर्शकों का, क्योंकि उनके बिना जो है हर चीज जो है वो उसका मुझे लगता है कि उतना अर्थ नहीं रह जाता। तो अपने दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। तो जल्द ही हम मिलेंगे फिर अब किसी एपिसोड में इसी तरह बातचीत करते हुए। इसी तरह ये जो कारवां है ये लगातार चलता रहेगा, और फिर किसी दिन हम इसी प्रकार इस यज्ञ में आहुति देने आएँगे। लेकिन तब तक के लिए हम आप सबसे अलविदा लेते हैं, विदा लेते हैं, और जल्द ही आप सबसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। जय हिंद। मेरी छांव तेरे होते पांव तो बुला घर ही लेता, पर देखो साए साए पवन की चीड़ों से आती है बुलाती तो चलूं। अरे बादल तेरे कान होते तो पुकार ही लेता, पर देखो धुंध उठती लोबान सी मदहोश करती है बुलाती तो चलूं। आती हैं फुहारें लड़ियां मोतियों की बार बार, छुपने को न मुझको दिखती कोई नाड़, यहाँ कोई अमराई भी तो नहीं है तो चलूं। वो देखो परेशान से हैं हंस उड़ते, किसी सागर झील में मोती न दिखते, बिखरी कहीं भी शबनम न ओस तो चलूं। रियाहट घुंघरू होते गांव में तो पहन देती हाँ पाँव में, पर यहां तो अट आई हैं तन्हाइयां तो चलूं। तेरी छांव तेरे होते पाँव तो बुला घर ही लेता, पर देखो साए साए पवन की चीड़ों से आती है बुलाती तो चलूं।